हेलो दोस्तों, आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा JEE मेंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके रिगार्डिंग हम उनको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट वी हैव क्वेश्चन लाइक दिस। क्वेश्चन है 3 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स, 3 मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स हमारे पास है। ओके, हैविंग रेडियस r, 2r, 3r, r गिवन चार्ज और इन पे चार्ज दिया गया है Q1 is to Q2 is to, यानी Q1 पहली पे चार्ज है, Q2 सेकंड शेल पे और Q3 थर्ड शेल पे। यानी अगर आप यहां देखेंगे तो R शेल पे Q1, 2R पे Q2 and 3R पे Q3 respectively. It is found that the surface charge density on the outer surface of the shells are equal. यानी ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऑन द आउटर सरफेसेस, क्योंकि ये शेल्स हैं, इनकी कोई थिकनेस होगी तो इनकी एक इनर सरफेस होगी और एक आउटर सरफेस होगी, तो इनकी जो आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो बराबर है इन तीनों की। देन द रेशियो ऑफ द चार्जेस गिवन टू द शेल्स, हमें निकालना है Q1 is to Q2 is to Q3, इसका हमने रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ वी हैव 3 शेल्स हियर। दिस इज शेल नंबर 1, इसकी रेडियस है R1। Then we have another shell, इसकी रेडियस है R2, 2R। शेल 1 की रेडियस है इनफैक्ट it is R only। Then we have this थर्ड शेल और इसकी रेडियस है 3 times R। ओके, शेल 1 को जो चार्ज दिया गया है वो है Q1, शेल 2 पे चार्ज है Q2 और शेल 3 को जो एक्सटर्नल चार्ज दिया गया है वो है Q3। ओके, क्योंकि ये मेटेलिक शेल्स हैं तो जो भी इनको चार्ज एक्सटर्नल चार्ज दिया गया है, जैसे Q1 यहाँ पहली शेल को चार्ज दिया गया है जिसकी रेडियस R है, तो ये इसकी एक्सटर्नल आउटर सरफेस पे रहेगा ये चार्ज। ओके, सिमिलरली जो सेकंड शेल है इसको जो Q2 चार्ज दिया गया है वो भी इसकी आउटर सरफेस पे रहेगा, और Q3 जो दिया गया है थर्ड शेल को चार्ज वो भी इसके आउटर सरफेस पे रहेगा। बट चूंकि ये तीनों मेटेलिक शेल्स हैं, ओके, सो ये चार्ज इंड्यूस भी करेंगे एक दूसरे पे। यानी ये जो हमारी शेल 1 है, शेल 1 जो हमारी है जिसकी रेडियस R है और जिसपे चार्ज Q1 है, ओके, ये शेल 2 में चार्ज इंड्यूस करेगी। यानी चूंकि इनर शेल जो अंदर वाली शेल है इसकी आउटर सरफेस पे Q1 पॉजिटिव चार्ज है, तो जो सेकंड शेल है इसकी इनर सरफेस पे -Q1 चार्ज डेवलप होगा। वाई? ये इसको जरूरी होना है बिकॉज ये जो शेल्स हैं, यहां पे मैं एक और बार बनाता हूं, इसको थोड़ा सा मोटा करके बनाता हूं मैं शेल को। ये जो शेल्स हैं विद इन द शेल, यानी मतलब विद इन द मटेरियल ऑफ द शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना है? 0 होना है डेफिनेटली। ओके, नाउ अब अंदर वाली शेल पे चार्ज है Q1, पॉजिटिव Q1, तो इसके इनर सरफेस पे, नेक्स्ट शेल के इनर सरफेस पे -Q1 चार्ज आएगा। क्या आएगा? -Q1। और इसके रिस्पॉन्स में जो इसका एक्सटर्नल फेस होगा इस शेल का, उस पे चार्ज इंड्यूस होगा +Q1। ओके, एक तो इसका अपना चार्ज है Q2, दूसरा इनर शेल की वजह से इस पे इसके एक्सटर्नल सरफेस पे +Q1 चार्ज इंड्यूस होगा और इसकी इंटरनल सरफेस पे -Q1 चार्ज इंड्यूस होगा। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सो हम लिखेंगे, we will write that कि शेल 2 जो है, शेल 2 जिसकी रेडियस है 2R, इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा Q2 + Q1। यानी इसकी जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस के लिए हम लिख रहे हैं, आउटर सरफेस याद रहे। अदरवाइज शेल 2 जो है इसकी इनर सरफेस पे -Q1 चार्ज होगा। ओके, सिमिलरली जो शेल 3 हमारे पास है जिसकी रेडियस है 3R, उस पे चार्ज आएगा Q3 + Q2 + Q1।
ओके, नाउ क्वेश्चन में गिवन है कि इन तीनों शेल्स की जो आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है वो बराबर है। तो हम पहली शेल की चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। शेल 1 के लिए वो आएगा Q1 अपॉन 4πr²। ये बराबर है सेकेंड शेल की चार्ज डेंसिटी के बराबर। तो सेकेंड शेल की आउटर सरफेस पे जो चार्ज है Q2 प्लस Q1 अपॉन 4π2r² इज इक्वल टू Q3 प्लस थर्ड शेल जो है Q3 प्लस Q2 प्लस Q1 upon 4π into 3r². Okay, now 4π will go. Similarly r² and r² will go. So हमारे पास बचेगा Q1 upon 1 is equal to Q2 plus Q1 upon 4 is equal to Q3 plus Q2 plus Q1 upon 9. Okay, अब हम इनको evaluate करेंगे. Let us take first these two. यहां से हमें क्या मिलेगा? Q1 is Q2 plus Q1 upon 4. It means 4Q1 is Q2 plus Q1. It means Q2 is यहाँ Q1 यहाँ आ जाएगा. So Q2 is 3 times Q1. Q2 is 3 times Q1. मैं यहाँ लिखूंगा Q2 is 3 times Q1. Okay? सो अगर Q1 1 लिया जाए तो Q2 3 होगा। अब आप देखें, आपको फर्दर जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप यहां से इसको और इसको इवेल्युएट करके आप जो थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं, बट आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी फर्स्ट टर्म यानी Q1 अगर 1 है तो आपका Q2 3 है। सो 1 3, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो आपको इसमें फर्दर जाने की जरूरत है नहीं। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन and we will do some more questions. अब क्वेश्चन देखिए आप, a charge of 4 microcoulomb यानी 4 माइक्रोकूलम चार्ज है हमारे पास, is to be divided into 2. इसके दो हिस्से किए गए हैं। ओके, the distance between the two divided charges is constant. और फिर उन दो चार्जेस को रखा, उन दो हिस्सों को रखा गया है और उनके बीच एक फिक्स्ड डिस्टेंस रखी गई है, यानी इनको फिक्स किया गया है। The magnitude of the divided charges so that the total force between them is maximum will be, यानी ये बोल रहा है कि आप ये जो आपके पास ये जो 4 माइक्रोकूलम वाला चार्ज है, जब आप इसको ब्रेक करोगे, आप इसके दो हिस्से करोगे, तो बताओ आपको कैसे इसके दो हिस्से करने हैं सच दैट इन दो हिस्सों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होना चाहिए, यानी किस डिस्ट्रीब्यूशन पे वो मैक्सिमम होगा। ओके, नाउ एक तो इसमें दो प्रोसीजर से हम करेंगे, एक तो लंबा प्रोसीजर, दूसरा हम शॉर्टकट से जाएंगे। वी विल अज्यूम फर्स्ट दैट ये चार्ज Q है, देन ये चार्ज कितना है, ये है 4 माइनस Q, ऑब्वियसली माइक्रोकूलम, और ये भी माइक्रोकूलम में ही है। तो आप देखें, अगर हम इस तरह इसको Q लिया, इसको 4 माइनस Q लिया, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा K Q 4 माइनस Q अपॉन, अगर इनके बीच हम डिस्टेंस d कर दें, सो d स्क्वायर, दिस विल बी द फोर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन में बताया गया है कि d डिस्टेंस जो है ये फिक्स्ड है, यानी इसको वेरी अब नहीं करना है। जहां पे हमने इन चार्जेस को रखा, इन दो टुकड़ों को रखा, तो वहीं पे इनको रखेगा। सो अगर अब हमें देखना है कि यानी Q का क्या वैल्यू होना चाहिए सच दैट इन दो के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यानी रिपल्सिव फोर्स जो इनके बीच लगेगा वो मैक्सिमम हो। तो इसके लिए जो प्रोसीजर है वो ये है कि हमें dF/dQ निकालना है और उसको पुट करना है 0 के बराबर। दिस इज द प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू फाइंड द मैक्सिमा। मैक्सिमा फाइंड करने के लिए ऐसे ही करते हैं कि हमें देखना है F कब मैक्सिमम होगा फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Q। सो वी विल फाइंड dF/dQ और उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। अब आप देखें d/dQ ऑफ F का वैल्यू क्या है, व्हाट इज F? F इज KQ 4 माइनस Q अपॉन सम d स्क्वायर, इसी को हमने 0 के बराबर पुट करना है। अब यहां देखिए हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू Q, सो K एंड d स्क्वायर दे विल बी कांस्टेंट, सो ये बाहर आ जाएंगे K अपॉन d स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन होगी शाबाश इसकी, तो Q को 4 से मल्टीप्लाई करके 4Q मिलेगा, माइनस Q इंटू Q विल बी Q स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, यहां तक क्लियर है?
सो दीज टर्म्स विल, हम इनको ट्रांसपोज यहां कर सकते हैं, तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर उड़ जाएंगी, और इसका डेरिवेटिव देखना है d बाई डी क्यू ऑफ 4q, दैट इज 4, यानी पहली टर्म की डिफरेंशिएशन वो 4 आएगी, माइनस सेकंड टर्म की डिफरेंशिएशन वो आएगी 2q, एंड ये 0 के बराबर पुट करना है। सो इट मींस दैट q इज 4, ये ट्रांसफर करेंगे तो 4/2 यानी 2 माइक्रोकूलम, यानी हमने q यानी हमने इस चार्ज को लेना है 2 माइक्रोकूलम, तो ऑब्वियसली ये चार्ज भी 2 माइक्रोकूलम होगा। तो 2 and 2 जब इनका वैल्यू 2 and 2 होगा इन दो हिस्सों का, तो फोर्स मैक्सिमम होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम शॉर्टकट से जाएंगे। सी, जब भी हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स में क्या आता है, k टर्म q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, यानी दो चार्जेस के बीच की मल्टीप्लिकेशन यहां पे आ जाती है। ओके, अब देखिए, अगर हमारे दो हिस्से हो गए इस बड़े चार्ज के, तो अगर आप फॉर एग्जांपल ये दो हिस्से लेंगे तो इट विल बी 1 into 3, सो वहां से रिजल्ट आएगा 3, यानी वहां से दो चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। यहां से आएगा 4, 2 into 2 is 4, और यहां से आएगा 0, और यहां से आएगा 1.5 into 2.5, इट विल बी अराउंड 3.75। तो अब आप देखिए कहां पे जो है सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा है मल्टीप्लिकेशन करके, ऑब्वियसली यहां आ रहा है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये शॉर्टकट यूज करके आपको ये सारा प्रोसीजर करना ही नहीं है, बिकॉज अगर आपको आइडिया होगा कि जब भी हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं वहां दो चार्ज के बीच की मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, ओके, तो आप देखोगे कि यहां पे अगर ये चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूशन ली जाए तो ये मैक्सिमम वैल्यू देती है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। 2 into 2 is 4, 0 into 4 is 0, 1 into 3 is 3, and 1.5 into 2.5 is what? It is 3.75. I hope यहां तक आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा प्रॉपरली। Now we will discuss some more questions. Now see the question. Two identical metallic spheres A and B when placed at certain distance in air repel each other with a force F. यानी A है एक मेटेलिक स्फीयर, दूसरा है B, इन पे कुछ चार्ज रखा हुआ है, तो जब इनको हम स्पेस में रखते हैं किसी जगह, जैसे A है और ये B है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं विद सम फोर्स F। हम मान के चलते हैं इनके बीच सम डिस्टेंस D है। ओके, नाउ अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर C को लाया गया है, इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद A। इसको पहले A के साथ टच करेंगे, यानी ये C स्फीयर आएगा, पहले इसको A के साथ टच करेंगे, ओके, एंड देन इन कांटेक्ट विद B, फिर इसको B के साथ टच करेंगे, यानी C को हमने इसको लाया थर्ड स्फीयर को, तो इसको पहले A से टच करेंगे एक बार, फिर वहां से उठाएंगे और B के साथ इसको टच करेंगे, ठीक है, एंड देन इन कांटेक्ट विद B एंड फाइनली प्लेस दैट मिड पॉइंट बिटवीन स्फीयर्स A एंड B, और फाइनली इसको यहां मिड पॉइंट पे रखना है, यहां पे रखना है टच करके, पहले इसके साथ टच करके फिर इसके साथ टच करके। ओके, The force experienced by sphere C will be, ये पूछ रहे हैं कि आप बताओ ये जो C स्फीयर अब आप यहाँ पे मिड पॉइंट पे रखोगे तो इस पे कितना फोर्स लगेगा। ओके, लेट्स अज्यूम दैट ये जो दो पहले हमारे पास A एंड B है, इस पे चार्ज Q है और इस पे चार्ज Q है, स्मॉल q कैपिटल Q, जो आपकी मर्जी। अब जब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट में लाएंगे, C को A के साथ कॉन्ट्रैक्ट में लाएंगे, तो A का चार्ज क्या रहेगा, A पे चार्ज रहेगा Q/2 और C पे चार्ज रहेगा Q/2। ओके, यानी आधा चार्ज यहां ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अब हमने इसको यहां से उठाया, यहां से हमने इसको उठाया और हम इसको अब किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में ये टच करवाएंगे, हम इसको अब स्फीयर B के साथ टच करवाएंगे, यानी यहां से हम उठाएंगे C को, अब ये टच करवाएंगे इसको किसके साथ, B के साथ। अब आप देखिए B पे कितना चार्ज है Q, C पे कितना चार्ज है Q/2, तो टोटल चार्ज कितना है Q प्लस Q/2, ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी इस पे भी ये जो यहां पे मिलेगा आपको 3/4Q, यानी अब C पे भी फाइनल चार्ज होगा 3/4Q और B पे भी फाइनल चार्ज होगा 3/4Q। तो फाइनल सिनेरियो ये है कि A जो है इस पे चार्ज है Q/2, B जो है उस पे चार्ज है 3Q/4 और C जो हमें मिड पॉइंट पे रखना है इस पे चार्ज है 3Q/4। ओके, और यहां से यहां तक हमने सेपरेशन एज्यूम की थी। अब हमें देखना है कि C पे कितना चार्ज लगेगा।
सॉरी फोर्स लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ए है ये सी को रिपेल करेगा और इस पे फोर्स लगेगा राइट वर्ड्स, बी भी सी को रिपेल करेगा और इस पे फोर्स लगेगा लेफ्ट वर्ड्स। बट चूंकि ये जो है ये बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है, इसका है 3q/4 और यहां मैग्नीट्यूड छोटा है, तो ऑब्वियसली बी जो फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू ए जो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट। ठीक है, यानी बी जो सी पे फोर्स लगेगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू ए जो सी पे फोर्स लगाएगा। नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू बी, यानी फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ये बराबर होगा शाबाश 1/4πε0। बी का चार्ज है 3/4q इंटू सी का चार्ज है 3/4q अपॉन इनके बीच अब दूरी कितना है, यहां से यहां तक ऑब्वियसली है d/2 और यहां से यहां भी है d/2। ओके, सो d/2 स्क्वायर। ओके, सो इट विल बी 1/4πε0, then we will be having 3q/4 square, then we have d²/4। ये हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। सिमिलरली फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये फोर्स होगा लेफ्ट वर्ड्स और ये फोर्स होगा राइट वर्ड्स, यानी ये दो अपोजिट फोर्स होंगे। नाउ F ऑन C ड्यू टू A इज 1/4πε0। C पे कितना चार्ज है 3q/4, A पे कितना चार्ज है q/2 और इनके बीच की सेपरेशन है d/2 स्क्वायर। अब हमने देखना है इन दो का रिजल्टेंट क्या होगा, यानी हमने सिंपली इनको, ये बड़ा फोर्स है ये छोटा फोर्स है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से अभी मैग्नीट्यूड निकलेगा, ये जो भी इसकी स्ट्रेंथ होगी तो उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड for necessary calculations. So F net force, यानी net force on C will be force on C due to B minus force on C due to A। अब force on C due to B हमें कितना मिला था शाबाश, ये हमें मिला था 1/4πε0 3q/4 स्क्वायर d²/4, 1/4πε0 3q/4 होल स्क्वायर डिवाइड बाई d/2 स्क्वायर और माइनस FCA में हमें मिला था 1/4πε0 और फिर यहाँ मिला था हमें एक तो आ गई थी 3/4q वाली टर्म और दूसरा थी q/2 वाली टर्म डिवाइड बाई d/2 स्क्वायर यहाँ भी था। ओके, सो अब देखिए हमें इसको कैलकुलेट करना है F नेट फाइंड करने के लिए, F नेट ऑन C। सो 1/4πε0 दोनों जगह है तो इसको कॉमन लेंगे और d² ये d/2 होल स्क्वायर, ये भी यहाँ भी है यहाँ भी है तो इसको हम कॉमन लेंगे, लेकिन इसको जब हम बाहर निकालेंगे ये जो यहाँ पे 2 स्क्वायर यानी 4 है ये ऊपर जाएगा तो हम लिखेंगे 4/d होगी पहली टर्म, और यहाँ पे यहाँ 3q/4 स्क्वायर है और यहाँ भी 3q/4 है तो हम 3q/4 को यानी बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3q/4 माइनस यहाँ बचेगा q/2। ठीक है, ओके, सो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा मिलेगा 1/4πε0 और 3q भी मिलेगा, d भी मिलेगा और अंदर जो अब इवेल्युएट हम करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा इट विल बी 6 minus 1 is 5, सॉरी 6 minus 4, सो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 6 सॉरी बेटा भाई ये हमें मिलेगा शाबाश बेटा, ये हमें मिलेगा 326q माइनस 4q दैट इज 2q/8। ओके, सो 2 1s 2 4, सो ये हमें मिलेगा q/4। सो फाइनल आंसर हमें मिलेगा 3/4 टर्म आएगी और आएगा 1/4πε0 q एंड q विल बी q स्क्वायर अपॉन ये सॉरी ये d स्क्वायर है, दिस विल बी d स्क्वायर d स्क्वायर। ओके, नाउ 1/4πε0 q स्क्वायर बाई d स्क्वायर, ये कौन सा फोर्स है शाबाश, आप यहां देखिए वापस, जब इस पे ओरिजिनली चार्ज था Q और इस पे ओरिजिनली चार्ज था Q, तब इनके बीच जो फोर्स था यानी ओरिजिनल फोर्स पहले जब C से हमने इनका कांटेक्ट नहीं किया था, सो ओरिजिनली इन पे फोर्स था 1/4πε0 q स्क्वायर बाई d स्क्वायर यानी F जिसको हम कहते हैं, तो ये वही फोर्स यहां पे आ गया। सो F नेट ऑन C विल बी व्हाट 3/4 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स।
ओके, सो इट विल बी 3/4 टाइम्स f। तो यहां पे आप देखिए कौन सी ऑप्शन रेलेवेंट है। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 3/4 f। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपने समझा कि जब हमने इनको टच करवाया तो वहां पे ख्याल हमें रखना है कि फिर इनमें चार्ज कितना आएगा, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि जब हमने C को A के साथ टच किया तो A पे चार्ज Q था, तो आधा चार्ज A पे रहा और उसके बाद आधा चार्ज C पे आया। अब C पे Q/2 चार्ज आ गया और हमने इसको टच करवाया B के साथ। अब B पे कितना चार्ज है Q, तो टोटल चार्ज इन दो का आएगा Q + Q/2 और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा C और B के बीच, तो 3/4 इस पे आएगा और 3/4 इस पे आएगा। आई होप यू गॉट दिस। नाउ नेक्स्ट सी question, a force of 10 Newton acts on a charged particle placed between two plates of a charged capacitor। यानी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ये हमारे पास चार्जड कैपेसिटर है, यह पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे और इस पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे कोई चार्जड पार्टिकल है और इस पे लग रहा है फोर्स 10 न्यूटन। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे लग रहा है फोर्स 10 न्यूटन। ओके, F इक्वल टू यानी Q मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड, तो इस पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इफ वन ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स इज रिमूव्ड, if one plate of the capacitor is removed then the force acting on the particle will be। अब ये बोल रहा है कि अब हम ये एक प्लेट यहां से हटा देंगे, यानी ऐसे सीन होगा। अब ये होगा प्लेट हमारे पास, इस पे चार्ज मान लीजिए ऐसे है, पार्टिकल यहां पे है अपनी जगह, तो बताइए इस पे जो है नेट फोर्स कितना लगेगा अब। ओके, ठीक है। अब यहां आप देखें, we know that the electric field between the plates of the capacitor is what, sigma by epsilon naught। We also know that F, the force acting on this charged particle, is Q times E, Q times E। So हम यहां से कर सकते हैं F is Q times E, so Q times E is sigma by epsilon naught। ओके, यहां पे इस तरह था। अब यहां पे आ जाइए आप, यहां एक सिंगल प्लेट है, यानी एक शीट है, सिंगल शीट है, दो शीट, जिस तरह यहां दो शीट्स थे यहां पे बिल्कुल एक ही शीट है, तो इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां जो फोर्स रहेगा वो F इज QE, सो यहां जो फोर्स होगा वो Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां जो फोर्स होगा। मान लीजिए ये हो गया फोर्स F1, ये हो गया फोर्स F2। यू विल सी दैट F1 में है Q सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और F2 में है Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इट मींस दैट ये जो हमारा F2 है, F2 फोर्स जो है दैट इज 1/2 ऑफ F1 फोर्स, 1/2 ऑफ F1 फोर्स। अब F1 फोर्स यानी पहला फोर्स जब दोनों प्लेट्स थे वो कितना था 10 न्यूटन, सो F2 यानी अब का फोर्स जब एक ही शीट हमारे पास है इट विल बी 1/2 ऑफ 10 न्यूटन, सो 2 1 is to 5 is, so it is 5 न्यूटन। ओके, कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना बेटा? ओके, तो यहां पे आप याद रखिएगा जब भी एक शीट हमारे पास होगा, एक सिंगल शीट हमारे पास होगा, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और अगर हमारे पास इस तरह दो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर होंगे तो यहां पे जो है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी E inside is the sigma by epsilon naught। ओके, बिकॉज इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम सुपरपोजिशन भी लगाएंगे, इस प्लेट का कंट्रीब्यूशन होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका कंट्रीब्यूशन होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में फील्ड लगा, ये फोर्स लगा रहे हैं तो डायरेक्शन ये फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो रिजल्ट आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो रिजल्ट आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ठीक है, I hope you got this। Now next question, two identical tennis balls each having mass m and charge q। हमारे पास दो identical tennis balls है, दोनों का mass है यानी m, small m, और charge दोनों पे q, are suspended from a fixed point by threads of length l। Okay, what is the equilibrium separation when each thread makes a small angle theta with the vertical। सिचुएशन इस तरह है बेटा, आप समझिए। सिचुएशन इज लाइक दिस, मान लीजिए ये यहाँ पे एक बॉल लटक रही है, टेनिस बॉल, और ये दूसरी बॉल, इसका भी मास m, इसका भी मास m, इस पे चार्ज q, इस पे चार्ज q। ऑब्वियसली इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेंगे, ऐसे रहेंगे, ये क्लोज नहीं आ सकते, तो ये इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी ये ऐसे ही रुके हुए हैं, और दोनों जो है ये थ्रेड्स, ये इसकी लेंथ l, इसकी लेंथ है, ये थ्रेड्स यहाँ एंगल थीटा बन रहा है वर्टिकल के साथ और यहाँ भी एंगल थीटा बन रहा है वर्टिकल के साथ। ओके, अब हम मान के चलते हैं, अब हमें क्या निकालना है,
व्हाट इज द इक्विलिब्रियम सेपरेशन व्हेन ईच, ओके, हमें निकालना है इन दो के बीच की दूरी। हम मान के चलते हैं इन दो के बीच की दूरी x है, यही x हमें निकालना, फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है ना। अब यहां पे आप देखिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे। ऑब्वियसली आप यहां पे लगाएंगे क्योंकि मास भी गिवन है और चार्ज भी गिवन है, तो आप लगाएंगे यहां पे ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और आप लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट। आप कहेंगे कि यहां पे अगर हम इन दो फोर्सेस को किसी तरह बैलेंस कर सके तो ऑब्वियसली हमें किसी न किसी तरीके से ये x मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो वी हैव टू मेक श्योर कि क्या हमें इस तरह मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे x लिखता हूँ यहाँ पे ऊपर। ओके, नाउ सी यहाँ इस ये वाला मास आप अज्यूम कर दो, ये वाला लेफ्ट वाला मास, इसी पे हम पूरा फोकस करेंगे। इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है नीचे की तरफ mg। सो Fg इज mg और इट इज डाउनवर्ड्स। अगर मैं इसको रिजॉल्व कर दूं ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे, वो होगा Fg cos थीटा, आपको पता ही है, और दूसरा कंपोनेंट जाएगा ऐसे, वो होगा Fg sin थीटा। ये कंपोनेंट होगा Fg sin थीटा यानी mg sin थीटा। ओके, नाउ सी ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, इन दो पे जो ग्रेविटी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो ऐसे लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स ऐसे लग रहा है। ओके, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, इस पे भी और इस पे भी, दैट इज हॉरिजॉन्टल। बट ग्रेविटेशनल फोर्स में से कोई भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो Fe के एग्जैक्टली अपोजिट हो। यानी अगर साइन थीटा Fe के एग्जैक्टली अपोजिट होता Fg साइन थीटा, तो मैं इन दो को इक्वेट करता। तो यहां पे ये जो मैंने लिखा ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, यहां पे इससे काम नहीं बनेगा। इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि मुझे आगे चल के फिर ये वाला कंपोनेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स का, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसका एक कंपोनेंट मुझे यहां देखना है, दूसरा कंपोनेंट मुझे किसी और डायरेक्शन में देखना है, फिर मुझे देखना है उन दो कंपोनेंट्स में से क्या कोई कंपोनेंट अगेंस्ट Fe होगा या नहीं होगा। इट विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड जॉब। यहां पे हम एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एक और फोर्स जो यहां पे है, जो कि स्ट्रिंग में होगा, और वो है टेंशन फोर्स। यहां जो टेंशन फोर्स होगा, ओके, T। अगर मैं T को रिजॉल्व कर दूं तो यहां पे आएगा T cos थीटा, वर्टिकली फोर्स, बिकॉज ये एंगल थीटा है, अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा है, और यहां आएगा ये वाला कंपोनेंट होगा T sin थीटा। ठीक है बेटा। अब ये जो T sin थीटा वाला कंपोनेंट है, ये Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बिल्कुल अपोजिट है। ओके, तो मैं, क्योंकि ये सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो मैं ये जो टेंशन के दो कंपोनेंट्स हैं, इनको मैं यूज करके कुछ ना कुछ मैं यहां से निकाल सकता हूं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस। वी नो दैट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये क्या है बेटा, शाबाश, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने इन पे चार्ज रखा है Q एंड Q, सो इट विल बी Q स्क्वायर अपॉन, और इनके बीच सेपरेशन है x स्क्वायर, यानी इस पार्टिकल और इस टेनिस बॉल और इस टेनिस बॉल के बीच सेपरेशन है x। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अब मैं कह रहा हूं ये जो T sin थीटा है ये Fe के अगेंस्ट है, यानी Fe acts like this and T sin थीटा acts towards right। इट मींस दैट ये जो फोर्स है ये T sin थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? T sin थीटा। सो मैं यहां लिखूंगा इंप्लाइज T sin थीटा इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय x स्क्वायर। हो गई पहली बात। अब यहां पे मुझे साइन थीटा वगैरह इन सारी चीजों को इवेलुएट करना है नहीं? ओके, अब देखिए अगर मैं टेंशन का वैल्यू लिखूं, बिकॉज टेंशन एक्ट्स लाइक दिस अलोंग द स्ट्रिंग, और ग्रेविटेशनल फोर्स में से कौन सा कंपोनेंट है जो इसके अगेंस्ट है? ऑब्वियसली Fg cos थीटा। अगर मैं यहां T की जगह लिखूं Fg cos थीटा, लेकिन उससे ये सॉल्व नहीं होगा बल्कि उससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, बिकॉज यहां पे मुझे T की जगह जब मैं Fg cos थीटा लिखूंगा, मुझे यहां पे आएगा Fg, उसके बदले में ऑब्वियसली mg लिख सकता हूं, मुझे यहां आएगा mg cos थीटा sin थीटा। इट विल बी ए प्रॉब्लम, इट विल बी ए प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यही टेंशन जो है इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या है? T cos थीटा। वो किसके अगेंस्ट है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे की तरफ। सो इट विल बी mg। ओके, अब मैं दोनों को कैसे इवेलुएट कर दूं? यहां से मुझे अगर टेंशन खत्म करना है, इन दो इक्वेशन से मुझे टेंशन खत्म करना है, तो मैं इनको ऑब्वियसली डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। सो मुझे मिलेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, T कैंसिल हो जाएगा,
will be 1/4 pi epsilon naught q square by x square, okay, and then there is this mg, तो ये mg भी यहां आ जाएगा, ठीक है ना, mg भी नीचे आ जाएगा। आई होप यहां तक आपने इसको फॉलो किया होगा। अब sin थीटा बाय cos थीटा क्या है? sin थीटा बाय cos थीटा क्या है? sin थीटा बाय cos थीटा इज नथिंग बट tan थीटा। यहां मैं अगर लिख दूं तो यहां मुझे मिलेगा tan थीटा इज व्हाट? tan थीटा इज ऑल दीज टर्म्स q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इनटू mg, दिस इज tan थीटा। यहां तक आपको समझ आ गया? ओके, नाउ अब tan थीटा, ये जो दो ट्रायंगल मेरे पास है, इन दो ट्रायंगल में से मैं tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। लेकिन जब मैं tan थीटा का वैल्यू फाइंड करने निकलूंगा, मैं लिखूंगा tan थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये ट्रायंगल आप मान लीजिए, इसमें परपेंडिकुलर क्या है? इसमें परपेंडिकुलर ये वाला साइड है, यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर माना जाएगा, और ये कितना है? ये x/2 है। और बेस क्या है? बेस है इस ट्रायंगल की यहां से यहां तक की दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी। ये वाला साइड मेरे लिए प्रॉब्लम कर सकता है, मुझे नहीं पता ये कितना है, मैं इसको निकाल सकता हूं, बट अगर मैं कहूं चूंकि यहां पे स्मॉल एंगल है, स्मॉल एंगल है, सी साइन 0 इज 0, यानी जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज थीटा, यानी साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्लोज होता है थीटा की वैल्यू के। As we have example, sin 0 is 0. In a similar way, tan 0 is also 0. So small angle के लिए sin थीटा, यानी स्मॉल थीटा के लिए sin थीटा और tan थीटा के वैल्यूज क्लोज टू थीटा ही होते हैं। तो हमें यहां अप्रोक्सीमेशन यूज करूंगा दैट tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू sin थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स। अब मैं tan थीटा की जगह क्या लगाऊंगा? sin थीटा लगाऊंगा, और sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा? sin थीटा इज व्हाट? शाबाश, इट इज परपेंडिकुलर, दैट इज x/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज l, जो कि गिवन है, ये यही मुझे चाहिए था। सो sin थीटा विल बी x/2l। ओके, यहां तक क्लियर है? नाउ आई विल मैं दूसरी स्लाइड पे इसको अब लिखूंगा। तो यहां पे जो sin थीटा बाय cos थीटा मैंने tan थीटा लिखा था, उसके बदले मुझे लिखना है x/2l, और राइट साइड में मुझे है q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर mg। लेट मी चेंज द स्लाइड। ओके, सो लेफ्ट साइड इंप्लाइज, सॉरी, सो लेफ्ट साइड में हमारे पास है x अपॉन 2l, और राइट साइड में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है q स्क्वायर, और नीचे क्या था? शाबाश, सॉरी, मैं गलत स्लाइड पे लिख रहा हूं, मुझे यहां लिखना है। ओके, सो लेफ्ट साइड में हमारे पास था x अपॉन 2l, और राइट साइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर था, एंड नीचे था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिखा हमने x स्क्वायर mg, x स्क्वायर mg यहां पे है, x स्क्वायर mg, ठीक है ना। अब आप देखिए, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं x स्क्वायर को यहां ट्रांसपोज करूंगा, तो मुझे मिलेगा x क्यूब, और ये टर्म मैं यहां लाऊंगा, या 2 1s 2 2 यहां कैंसिल कर दूंगा, l यहां लाऊंगा, सो q स्क्वायर l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x स्क्वायर mg, सॉरी, x स्क्वायर को हमने ट्रांसपोज कर दिया बिकॉज हमें x का वैल्यू ही फाइंड करना है। सो हमें मिला x इज q स्क्वायर l बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg होल रेज़्ड पावर 1/3। अब आप देखिए, क्या कोई ऑप्शन ऐसी है जहां पे x का वैल्यू ये गिवन है? लेट अस सी, q स्क्वायर l होना चाहिए ऊपर, तो q स्क्वायर l यहां भी है, यहां भी है, तो नीचे होना चाहिए हमें, शाबाश, नीचे होना चाहिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, नीचे होना चाहिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
ओके तो यहां पे आप देखिए बेटा कि ये जो JEE मेंस के क्वेश्चन है, मतलब इनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ होती है, दे आर बिट टफ, सो वी हैव टू, मतलब हमें पूरा कॉन्सेप्ट को पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसके बाद हम जो है क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहां पे हम कुछ और मेंस के क्वेश्चन और एडवांस्ड के भी कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।